डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करेंगे आपकी संख्यात्मक योग्यता मैथ के तीसरे चैप्टर पे। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का हुआ है, दूसरा सिंप्लीफिकेशन का हुआ है और आज बात करना है आपका एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर पे। ये एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है और किसी भी परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात हम आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम की करें तो इसमें आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर हम कोई भी चैप्टर हल कर रहे हों, चूँकि इंडिपेंडेंट यहाँ से सवाल तो आते ही आते हैं, अगर हम कोई दूसरा चैप्टर भी पढ़ रहे हों, सपोज दैट वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हों, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हों, तो तुरंत ये मौका आता है कि एलसीएम निकालिए। तो अगर ये चैप्टर हमारा क्लियर होगा तो हमें कहीं ना कहीं लगभग सभी चैप्टरों में मदद मिलेगी और अपने आप में तो यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, 5 से 6 वीडियो क्लास में ये हम कंप्लीट करा देंगे। आपका टॉपिक था महत्तम समअपवर्तक और लघुत्तम समअपवर्त। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे महत्तम समअपवर्तक पर। महत्तम समापवर्तक, इसको हम अलग अलग लिखेंगे, सम और अपवर्तक। सम अपवर्तक, देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ का पहले मतलब बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलूँगा एक एक पॉइंट से और आप इसको ध्यान से देखेंगे। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, फिर इससे बड़ा कोई भी ना हो, सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट। और सम का मतलब होता है इंग्लिश में कॉमन और हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ये जो दोनों में हो, तीनों में हो, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड या फैक्टर। गुणनखंड इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। महत्तम सम अपवर्तक, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इस पे हम लोग इत्मीनान से बात करेंगे। और उससे पहले ये जो ब्रेक किया है मैंने तीनों शब्द को अलग अलग, इसका मतलब आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि आप एग्जाम्पल के तौर पे 2 संख्याएं ले लेते हैं। पहली संख्या 36 है और दूसरी 45 है। तो इसमें महत्तम सम अपवर्तक आपको दिखाते हैं। पहला पॉइंट, किसी भी संख्या का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या होती है। के मध्य पड़ने वाली वे सारी संख्याएं, किसके मध्य? सबसे छोटी और सबसे बड़ी के मध्य पड़ने वाली सारी संख्याएं जो उस नंबर को विभाजित कर दे उसके अपवर्तक यानी फैक्टर कहे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनके अपवर्तक लिखते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले अपवर्तक लिखेंगे तो 36 का जो सबसे छोटा अपवर्तक होगा वो 1 होगा, उससे बड़ा जो होगा वो 2 होगा, उससे बड़ा जो होगा वो 3 और उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा और उसके बाद फिर 9 आ जाएगा, 12 भी इसे पूरी तरह विभाजित कर देगा, 18 भी कर देगा और 36 भी इसे पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा स्वयं संख्या होती है। के मध्य पड़ने वाली वे सारी संख्याएं जो इसे विभाजित कर दे इसके अपवर्तक कहे जाएंगे। 45 का लिख लीजिए, पहला 1 हो जाएगा, इसके बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद आपका 9 आ जाएगा, 9 के बाद यहाँ पे 15 हो जाएगा और 15 के बाद यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो ये इसके अपवर्तक हो गए, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। बस ये ध्यान रखें यहाँ पे कोई छूटने ना पाए। तो ये क्या हुए? ये सारे के सारे अपवर्तक हो गए। क्या हो गए? अपवर्तक। अपवर्तक मतलब फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद सम कौन से हैं? सम का मतलब कॉमन, तो इसमें हम सम जोड़ देते हैं। अब अगर हम सम की बात करें तो आपके जो सम अपवर्तक हो गए यहाँ लिख लेते हैं, 1 है और उसके बाद 3 है, 1, 3 दोनों में हो गया और इसके बाद देखिए इस तरह से बना लेते हैं, 1, 3 और 5 भी नहीं, 6 भी नहीं है, ये 9 हो गया और उसके बाद 12, 15, 18 कुछ भी कॉमन नहीं है, 1, 3, 9 ये कौन से हो गए? ये सम अपवर्तक हो गए।
और इसके बाद अगर महत्तम की बात की जाए तो 1, 3, 9 में महत्तम क्या है? महत्तम का मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। तो ये कौन सा हो गया? 9। ये कहलाएगा महत्तम सम अपवर्तक, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसी को हम कहते हैं महत्तम सम अपवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप मतलब इसका समझ गए होंगे। अब आप देखिए, इसकी हम डेफिनेशन पे आपसे बात करते हैं, और डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और फिर ये चैप्टर ऐसा है कि अगर थोड़ी सी हम मेहनत कर लें तो निश्चित रूप से आप 90% क्वेश्चन वर्बली कर सकते हैं या ऑप्शन से कर सकते हैं। आप डेफिनेशन देखिए, शॉर्ट में लिखते हैं माशा, है ना, महत्तम समपवर्तक। तो इसकी डेफिनेशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या, बहुत इत्मीनान से लिखिएगा, वह बड़ी से बड़ी, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, उससे बड़ी दूसरी कोई ना हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को, अब संख्याओं क्यों लिखा है? क्योंकि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही HCF LCM होता है। किसी पर्टिकुलर एक नंबर का ना तो LCM हो सकता है और ना ही HCF, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का HCF LCM निकाला जा सकता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे तथा शेष कुछ भी ना रहे, उस संख्या को उन संख्याओं का माशा यानी HCF कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा मैटर हो गया। एक उदाहरण देखिएगा, फिर से पढ़ देता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, और डेफिनेशन जरूर लिखा करिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे और रिमाइंडर कुछ भी ना रह जाए, उस संख्या को उन संख्याओं का HCF कहते हैं। एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। एक संख्या 28 है, एक संख्या 35 है। इन दोनों का पूछा जा रहा है कि HCF क्या है। तो HCF देखिए, एक तरीका होता है कि गुणनखंड विधि से निकालें, छोटा होगा तो गुणनखंड विधि से निकाल लोगे, बड़ा होगा तो भाग विधि से निकाल लोगे। चूंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि संख्याएं छोटी हों तो गुणनखंड विधि से मासा निकालिएगा और संख्याएं बड़ी हों तो भाग विधि से निकालिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन विधियों से निकालना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उस 30 मिनट 35 मिनट में जो कि मैथ के लिए समय मिला है पॉसिबल हो पाएगा? तो नहीं पॉसिबल है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेबल मेंटेन करिए, तो आप किसी भी विधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजी वे में निकाल लेंगे। और इसी क्लास में हम आपको बताएंगे। हमारी नज़र में सबसे बड़ा कॉमन यहाँ पे 7 दिख रहा है। इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन 7 दिख रहा है। 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35। आप देखिए, अगर ये दोनों नंबर को प्राइम हैं, ये दोनों नंबर को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ना इसका कोई भी गुणनखंड इसमें हो और ना इसका कोई इसमें हो। तो जब सहभाज्य है तो नीचे ये HCF हो गया, यानी HCF क्या हो गया? 7 हो गया। और अगर आप LCM निकालना चाहते हैं तो देखिए, ये पेन घुमाइए, 5 4 7, 5 चौको 20 सत्ते 140, यहीं पे LCM भी आ जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस टेबल आप अच्छे से मेंटेन करिए। तो यहाँ पे हमारे लिए कोई विधि मायने नहीं रखती है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रैक्टिस ही काम आती है। आप इस विधि से कर लीजिए, उस विधि से कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं आपको करना रहता है। तो ये आपने मासा की डेफिनेशन देखा। अब आपको थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं कि भाग विधि क्या है और गुणनखंड विधि क्या है, उसको भी समझते चलिए। धीरे धीरे बाद में अवॉइड कर देना, जब बहुत ही कहीं ज़रूरी होगा तो आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि आप भूल जाइएगा, गुणनखंड विधि की हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एक छोटा सा दिखाते हैं। पहले हम गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि से
विधि से HCF निकालना, ठीक है, निकालना। तो छोटा सा देख लीजिए एक पॉइंट कि हमें अगर गुणनखंड विधि से HCF निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक संख्या लिख रहा हूँ 24, 40 और 60। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। कौन से गुणनखंड आप लिखेंगे? अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो इनके जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो आप देखिए क्या होगा। 24 है, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, ये 40 था। 24 40 60 मान लो, 2 बार 24। ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और ये है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं। अब इसमें जो सब में कॉमन हो, आप देखिए ये 2 क्या सब में कॉमन है और ये 2 सब में कॉमन है। उसके बाद अगर इस 2 की बात करो तो इसमें कॉमन नहीं, ये 3 इसमें कॉमन नहीं है, ये 5 उसमें कॉमन नहीं है। जो सब में कॉमन हो वो 2 × 2 हो गया, यानी HCF क्या हो गया 4। 24, 40 और 60 का HCF क्या हो गया 4, यानी एक ऐसी संख्या जो सब में कॉमन हो। अब देखिए इतना लिख रहा हूं और हमने आपको तरीका बताया था कि जब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी जब हमारे एकदम आचरण में ये चीज़ें आ जाएंगी कि हमें जरा सा भी रुकना ही नहीं है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। 24, 40 और 60, इनमें सबसे बड़ा कॉमन हमें क्या दिख रहा है। अब आप अगर 8 की बात करेंगे तो केवल यहीं कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन दिख रहा है वो 4 दिख रहा है। आप देखिए कैसे, 4 छंग 24 और 4 धम्मा 40, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से काट दीजिए तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 जो हो गया तो इसमें आते हैं फैक्टर 3 और 5, जो कि इसके साथ ये हो जाएगा कोप्राइम, इसके साथ ये कोप्राइम हो जाएगा। देखिए इसका एक गुणनखंड यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा नहीं मिला। अगर इसमें 3 कॉमन है इन दोनों में तो ये 3 यहाँ नहीं है। अगर 5 कॉमन है तो 5 यहाँ दोनों में है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए इसका HCF जो होगा वो 4 हो जाएगा, इसका HCF 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 3 गुणे 5 है, यहाँ 3 नहीं है। बस बात यहीं से ख़त्म, हम इसको नहीं देखेंगे। क्लियर हुई? कोई 2 देख लीजिए, ये 6 और 10 है, तो 6 और 10 में क्या है कि यहाँ पे 5 मौजूद है, यहाँ 5 मौजूद नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा आपका कि HCF यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड विधि हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं छोटा सा भाग विधि से। तो भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि भाग विधि से HCF कैसे निकाला जाता है। थोड़ी सी बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। आप सपोज करिए 156, 221, 364 है। 156, 221 और 364 ये 3 संख्याएं हैं और इनका हमें कहा गया कि HCF निकालो। ठीक है, HCF निकालो। तो सबसे पहले मैं इनका भाग विधि से HCF निकालते कैसे ये बताते हैं। इनमें से आप शुरुआती 2 नंबर ले लीजिए और पहले नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करिए, जैसे हमें भाग देना सिखाया गया है। एक बार जाएगा 156 हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे। 11 में से 6 गया 5 हो गया, और यहाँ 11 में से 5 गया 6, ये 65 हो गया। 65 से 156 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा 130 हो जाएगा, और यहाँ 26 बचेगा। 65 को डिवाइड करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, इससे इसको डिवाइड किया, अब इससे डिवाइड करेंगे, जो बचा है ये भाजक बनता जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार जाएगा और 26 दूना 52 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, और 26 को फिर से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26। यानी जो संख्या अंतिम रूप से पूरी तरह विभाजित कर दे और रिमाइंडर ना बचे वही HCF होगा। तो इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया मासा, इन दोनों संख्याओं का मासा हो गया 13। अब इस 13 से बड़ी वाली संख्या को विभाजित कर दीजिए 364 को। जब 364 को विभाजित करेंगे तो 13 दूनी 26, और यहाँ 10 बच गया 4, 13 अट्ठे 104, और ये कट जाएगा। आपका क्या आ जाएगा HCF, जिससे पूरी तरह विभाजित हुआ। तो 13 से सारी संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो रही हैं, इसका HCF हो जाएगा 13।
तो ये भाग विधि हो गई। तो जब बड़ी संख्याएं हो तो आप भाग विधि से करिएगा, और जब छोटी संख्याएं होंगी तो आप जो है इससे करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा लघुत्तम समअपवर्तक के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर कुछ कॉमन नियम दोनों के एक साथ चलेंगे लेकर के। लघुत्तम सम अपवर्त। लघुत्तम का मतलब छोटा, सम का मतलब कॉमन, और अपवर्त का मतलब होता है गुणज। अपवर्त का मतलब उसमें अपवर्तक था, इसमें अपवर्त है। तो अपवर्त का मतलब होता है गुणज यानी मल्टीपल। यहाँ पे आप देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, पीछे वाली डेफिनेशन क्या थी, बड़ी से बड़ी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के द्वारा, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पीछे क्या था, विभाजित कर दे। वहाँ पे था HCF में बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, और यहाँ पे है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तथा शेष यानी रिमाइंडर कुछ न बचे उन संख्याओं का, यह संख्या कौन सी, छोटी से छोटी, यह संख्या उन संख्याओं का LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM कहा जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो गई लघुत्तम सम अपवर्त की। अब आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से बताते हैं, और उसके बाद LCM निकालने का बहुत ही स्मार्ट सा तरीका बताते हैं। आप देखिए, एक सिंपल सा बिल्कुल LCM निकालने के लिए कहा जा रहा है, संख्याएं हैं 12 है, 15 है, और सिंपल सा ले लीजिए 20 ले लीजिए, है ना। 12, 15, 20 लिखा है, इनका हमें LCM निकालना है। तो इनका जब LCM निकालना है तो 12, 15 और 20, इसमें इनके हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 × 2 × 2 × 3, ये 12 हो गया। 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 12, और ये हो जाएगा 1 × 3 और × 5, और ये हो जाएगा 1 × 2 × 2 × 5, ये हो गया। अब इनको पावर के रूप में लिख लेते हैं। पावर के रूप का मतलब है, इधर लिख रहा हूँ देखिएगा, जैसे 1 तो कॉमन है, छोड़ दीजिए। 2 मैक्सिमम टाइम 2 बार है यहाँ पे, जो मैक्सिमम और कहीं भी किसी में भी, तो इसकी 2 पावर लिख लिया। 3 मैक्सिमम 1 बार है तो उसकी 1 पावर लिख लिया, और 5 मैक्सिमम 1 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। 5 दिए 15 चौको 60, यानी LCM इनका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में कतई ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। अगर बाय द वे LCM पूछ भी रहे हैं तो आपको पूरे ये चैप्टर के दौरान हम ऐसे तरीके बता देंगे जिससे आप प्रैक्टिस करके बहुत तेज़ी से बता सकते हैं। एक देखिए, छोटी सी संख्या है जिसका हम आपको LCM निकालने का तरीका बताते हैं कि होता क्या एक्चुअल में और हम लोग करते क्या हैं। तो एक संख्या है, सिंपल सी बिल्कुल संख्या है, उसका LCM आपको निकालना है। ये संख्या है 35 यानी, और मान लीजिए आप 45 ले लीजिए, 54 और 105 और 270। ठीक है, कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5, और कहा जा रहा है कि इनका LCM निकालिए, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, बचपन में पढ़ाया गया इस तरह से, और 2 से शुरू हो जाते हैं। कितनी देर तक आप 2 से काटेंगे, ऐसा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप करोगे क्या, जैसे ये 35 है, तो ये 35 105 में कॉमन है,
105 में कैसे कॉमन है? 35 तिहाई 105 होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 105 जिसको विभाजित कर देगा उसको 35 तो ऑलरेडी विभाजित कर देगा, यानी 105 35 के लिए गार्जियन की भूमिका में है। और जब किसी चीज का प्रतिनिधित्व गार्जियन ही कर रहा है तो ये बच्चे का क्या काम है? यानी जिसको 105 काट देगा उसको 35 ऑलरेडी काट देगा। 35 पूरी तरह से इसमें कॉमन है। इसी तरह से 45 और 54 जो है आपके 270 में कॉमन है। देखिए 9 त्रिक 27 होता है और 90 में 45 कॉमन होता है और 54 पंचे 270 होता है। तो ये देखने के लिए आपको टेबल वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और जितना अच्छा आप टेबल पढ़ लेंगे उतना अच्छा आपके फ़ायदे में रहेगा। अब क्या है कि ये तीनों संख्याएं इसमें कॉमन हैं, हम इनको हटा देते हैं। जो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा वही इन पाँचों संख्याओं का एलसीएम होगा। पूरे चैप्टर के दौरान ऐसे बहुत सारे हम आपको तरीके बताएंगे जिससे आप बहुत ही इजी वे में एलसीएम बता सकते हैं। तो जो इन पांचों का एलसीएम होगा वही इन दोनों का एलसीएम होगा। तो इनका निकाल लेते हैं, समझ लीजिए पांचों का निकल गया। तो मैटर तो थोड़ा सा अपने आप कम हो गया। अब चाहो तो आप दो वाले काटने वाले अपने विधि से कर सकते हो, हालांकि हम जो है इसका ऐसे निकाल के। इसमें सबसे बड़ा आपको कॉमन क्या दिख रहा है? ये आपकी कैपेसिटी है, आप वॉच कर पाते हैं कि नहीं वॉच कर पाते हैं। आप देखिए क्या आपको यहाँ पे कॉमन जो है, अगर आप 15 नहीं देख पा रहे हैं तो 3 देख सकते हैं, 3 नहीं देख पा रहे हैं तो 5 देख सकते हैं। यानी प्रैक्टिस अगर हो तो आप कुछ भी कॉमन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम 15 कॉमन ले लेते हैं, 15 कॉमन ले लेते हैं तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 7 बार कट जाएगा। और 15 इकन्नम 15, और उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 12 और 0, 15 अट्ठे 120, यानी इधर हो गया 18 और इधर हो गया 7। क्या ये दोनों संख्याएं आपस में कोप्राइम हैं, सहअभाज्य हैं? क्या इसका कोई भी गुणनखंड यहाँ पे है? क्या इसका कोई भी यहाँ है? आपका जवाब है नहीं। तो अगर ये कोप्राइम संख्याएं हैं तो इस पे पेन रखिए और यहाँ आइए, तीनों का गुणा ही आपका एलसीएम है, यानी 15 गुणे 7 गुणे 18, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, 15 सत्ते 105 और गुणे 18, 18 पंचे 90 हो गया और 18 एकम 18, 1890 एलसीएम आ गया किसका? इन सब संख्याओं का एलसीएम 1890 है। तो अभी मैं सिंपली तौर पे आपको बता रहा हूँ, आगे चलूँगा तो बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे। बस ये है कि आप कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और, आप इसमें छोटी छोटी बातें इस क्लास में आपको बता रहे हैं और इन्हीं से आगे आपको बल मिलेगा अन्य सवालों को करने में। देखिएगा यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूँ, 2 क्रमागत 2 क्रमागत, उसके बाद सहअभाज्य यानी कोप्राइम और अभाज्य, सहअभाज्य और अभाज्य, यानी 2 क्रमागत, सहअभाज्य और अभाज्य, ये 3 बातें हैं। संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है, 1 होता है, तथा एलसीएम उनका गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। क्लियर हो गए? संख्याओं का, कौन सी संख्या है, 2 क्रमागत, सहअभाज्य हो या अभाज्य, इन संख्याओं का जो HCF होता है वो सदैव 1 होगा और जो एलसीएम होगा उनका गुणनफल होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप उदाहरण के तौर पे आपको दिखाते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण कोई भी संख्या ले लेते हैं। देखिए 12 और 13, ये 2 को क्रमागत संख्याएं होगी। आप कोई भी क्रमागत हो, 99, 100, 101, 102 या कुछ भी XYZ कोई भी संख्या हो, तो जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका एलसीएम जो है वो गुणनफल होगा और HCF 1 होगा। तो 12 और 13 का HCF क्या हो गया? HCF हो गया 1
और एलसीएम हो गया इनका मल्टीपल यानी 156 है। इसके बाद और एक संख्या आप देखिए, ये तो क्रमागत की बात हो गई, क्रमागत कोई भी हो। सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब जैसे हम 16 और 25 ले लेते हैं, तो 16 और 25 दोनों को प्राइम संख्याएं हैं, इसका कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है और इसका कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, इनका भी HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल, तो 16 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 400। इसके बाद अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, यानी प्राइम नंबर, ये को प्राइम है, ये प्राइम है, तो प्राइम में हम कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 7 और 23 ले लिया, ठीक है, 7 और 23 दोनों प्राइम नंबर हैं। पूछोगे HCF क्या होगा, तो HCF 1 होगा। विकास कारण क्या है इसका, इसका कारण ये है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF इसका 1 हो गया और एलसीएम क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, तो 23 गुणे 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 161, 161। तो इस तरह से दो क्रमागत, सहअभाज्य और अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है और एलसीएम इनका गुणनफल होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, यह पॉइंट आपका मासा से संबंधित है, यानी HCF से संबंधित है। तो इसमें है क्या, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, मासा से संबंधित है। और कौन सा पॉइंट है, इस पे हम आपको ध्यान से देखिएगा, बताते हैं। HCF, जिन संख्याओं का मासा दिया गया है या बताया गया है, मासा दिया गया है, जिन संख्याओं का मासा दिया गया है, उन संख्याओं में उनके अंतर में, यानी उन संख्याओं के अंतर में, उनके योग में, उनके गुणनफल में, उनके एलसीएम में, उनके वर्गों के योग एवं अंतर में, चाहे वर्गों का योग हो या वर्गों का अंतर, उनके घनों के, यानी क्यूब, घनों के योग एवं अंतर में कॉमन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई ऐसे सवाल हैं जो नहीं लगाने पड़ेंगे आपको, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए केवल। जिन संख्याओं का मासा आपके पास मौजूद है, तो ये क्लियरिफाई करने के लिए कि यह मासा जो दिया गया है ये उन संख्याओं का है कि नहीं है, या जो योग दिखाया गया है, या जो गुणनफल दिखाया गया है, या जो वर्गों का योग, घनों का योग दिखाया गया है, ये वाकई में जो संख्या दी गई है उनके मासा का है या नहीं है। तो ये जांच करने के लिए यदि HCF इसमें कॉमन है तो सही है, उनके डिफरेंस में कॉमन है तो सही है, उनके योग में, गुणनफल में, एलसीएम में, वर्गों के योग, घनों के योग, किसी भी चीज़ में, यानी संख्याओं का स्ट्रक्चर कितना भी इधर से उधर कर दीजिए, मासा सदैव कॉमन होता है। तो इसका आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है, बस आप इसको नोट कर लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि जिन संख्याओं का मासा दिया गया है उनके प्रत्येक स्वरूप में वो कॉमन होगा, यानी उभयनिष्ठ होगा। एक छोटी सी बात, एक संख्या हम ले लेते हैं यहाँ से, सिंपल सा नंबर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, 9 और 15 ले लेते हैं, ठीक है, 9 और 15। तो 9 और 15 का मासा क्या हुआ, HCF क्या हुआ, 3 हुआ, HCF 3 हो गया। अब ये 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, एकदम आप क्लियर हैं, यानी संख्याओं में कॉमन है ये। इसके बाद अगर इनका डिफरेंस लें तो 15 - 9 6 आता है, इस 6 में भी कॉमन है। अगर इनका योग लें तो 24 होता है और 24 में भी कॉमन है। अगर इनका एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम 45 होता है, 45 में भी कॉमन है।
अगर इनका गुणनफल करें तो 135 होता है, उसमें भी कॉमन है। अगर इनके वर्गों का योग करें, घनों का योग करें, वर्गों का अंतर करें, घनों का अंतर करें, यानी किसी भी स्वरूप में परिवर्तित करें, HCF सदैव उन सारे स्वरूपों में कॉमन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से आपको काफ़ी मदद मिलेगी सवाल को आगे हल करने में। इसके बाद एक सामान्य सा फार्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम आपसे सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे। और ये सामान्य सा फार्मूला क्या है, देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM, ऐसे ही लिख लेते हैं, LCM तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, यानी फार्मूला बन जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये फार्मूला आपका बन जाएगा और ये बहुत ही कॉमन फार्मूला है, पहले भी कई बार पढ़ा होगा। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी, LCM SCF के चैप्टर में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM = SCF, ये चार चीज़ें दिख रही हैं। और अगर इनमें से कोई भी दो चीज़ें मालूम हो, मान लो आपको लासा निकालना है, तब क्या करोगे, तो लासा जब निकालना है तो उसके साथ जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा, मासा नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या लिख जाएगा, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, तो ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा, जो चीज़ निकालना है उसका जोड़ीदार नीचे और शेष दोनों दूसरे पक्ष वाली ऊपर। मान लीजिए आपसे कहा गया कि पहली संख्या ही बता दीजिए कि क्या है, तो पहली संख्या अगर आपको निकालना है तो उसका जोड़ीदार क्या है, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी। अब दूसरी संख्या नीचे आ गई तो लासा और मासा का गुणनफल जो है ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी तीन चीज़ मालूम होगी तो चौथी चीज़ को आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस वीडियो क्लास में हमने आपको केवल HCF LCM का इंट्रोडक्शन कराया है। अगले क्लास में हम आपको एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे और ये 4 से 5 वीडियो में अच्छी तरह से ख़त्म करेंगे। एक वीडियो में UPSI के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टलिस्ट हुए क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएँ, धन्यवाद।